Hello students, so we are doing chapter mechanical properties of solids and today we will study next topic, that is surface tension. So what surface tension means? So it is a property of liquid due to which the free surface of liquid at rest tends to have the minimum surface area and as such as it behaves as if it covered with a stressed membrane. तो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है ये लिक्विड की जिसके कारण जो लिक्विड का सरफेस है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया पे रहना चाहती है. ठीक है, तो वो एक लिक्विड का जो सरफेस होता है वो हमेशा एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. ऐसा होता क्यों है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, जो अपर सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उन पे कुछ डाउनवर्ड फोर्स लगता है, उसकी वजह से होता है. तो सरफेस टेंशन को और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये सरफेस टेंशन को हम मेजर कैसे कर सकते हैं. सो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड is measured as force acting on a unit length of line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of liquid at rest. So force acting per unit length. अब आप बोलोगे लेंथ कौन सा लिक्विड की सरफेस है, वो तो स्ट्रेट नहीं है, कितना लेंथ लेना. तो एक इमेजिनरी लाइन लेंगे जो कि टेंजेंशियल होगी उस लिक्विड सरफेस के. अगर वो लिक्विड सरफेस प्लेन है तो स्ट्रेट लाइन, अगर लिक्विड सरफेस कर्व्ड है तो कर्व की टेंजेंट जो होगी. ठीक है, सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन दैट सरफेस विल give us the measure of surface tension. It acts at right angle to this line on both the sides and along the tangent to this liquid surface. If F is the force acting on an imaginary line of length L, then force of surface tension S is force per unit length. So surface tension कुछ बुक्स में इसको T से डिनोट किया होगा, कुछ बुक्स में इसको S से डिनोट किया होगा. Surface tension is here is force acting per unit length. Force acting per unit length. Clear? So unit of surface tension is force is in Newton, length is in meter, so SI unit is Newton per meter और CGS unit is dyne per centimeter. ये सबको पता है हमें. Surface tension, yes, it's a scalar quantity. Dimension of surface tension is ml0 t minus 2. Why it is a scalar quantity? बिकॉज इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो हमें वहां डायरेक्शनल डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट वी विल स्टडी सम इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन की हम कहां सरफेस टेंशन को डेली लाइफ में नोटिस करते हैं. सो रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ईच ड्रॉप्स टेंड्स टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड सरफेस है या रेन ड्रॉप का जो सरफेस है वो हमेशा मिनिमम एरिया में रहना चाहता है. क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ. ठीक है ना, लिक्विड की तरफ एक फोर्स लगता है तो वो मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है. और फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम एरिया. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए स्फीयर का एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है. इसीलिए रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप. नेक्स्ट, व्हेन अ मर्करी इज स्प्लिट ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट, जब मर्करी की कुछ ड्रॉप्स एक क्लीन ग्लास प्लेट पे गिर जाती हैं तो क्या होता है, इट फॉर्म ग्लोब्यूल्स, उनके ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं. टाइनी ग्लोब्यूल्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन. जनरली जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप ले लेते हैं उस ग्लास प्लेट के ऊपर, बट जो बिगर ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कॉर्नर से तो स्फेरिकल ही रहते हैं बट बीच में क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं. बीच में क्या हो जाते हैं, फ्लैट. बीच में फ्लैट क्यों जाते हैं, क्योंकि उनपे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है ज्यादा. इन बिगर ग्लोब्यूल्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लार्ज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होती है. सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बिग ग्लोब्यूल इज लोअर ड्यू टू हैवी वेट. और उसके हैवी वेट की वजह से जो सेंटर उसका ग्रेविटी का सेंटर है, जस्ट लाइक हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा भी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का सेंटर है वो क्या होता है, थोड़ा नीचे लाई करता है. सो बिग ग्लोब्यूल्स गेट फ्लैटेंड फ्रॉम द मिडल. सो जो बिग ग्लोब्यूल्स होते हैं वो मिडल से फ्लैट हो जाते हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ शेविंग ब्रश इज डिप्ड इन वाटर इट हेयर्स स्प्रेड आउट. जब शेविंग ब्रश हम वाटर में डिप करते हैं तो उसके हेयर्स जो होते हैं शेविंग ब्रश के स्प्रेड आउट हो जाते हैं. ऑन टेकिंग आउट द ब्रश द वाटर फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द हेयर विल टेंड टू मेक द सरफेस एरिया मिनिमम ड्यू टू सरफेस टेंशन, सो इट्स हेयर्स आर प्रेस्ड टुगेदर. जब शेविंग ब्रश को हम वाटर में ड्रॉप करते हैं तो उसके जो हेयर्स हैं, ब्रश के जो हेयर्स हैं वो वाइड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. जैसे ही हम लिक्विड से निकालते हैं तो वो एक साथ मिल जाते हैं. क्यों एक साथ होते हैं, क्योंकि उन पे जो पानी लगता है, वाटर लगता है, वो अपने सरफेस टेंशन की वजह से अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है और सबको एक साथ वो हेयर्स को क्या करता है, प्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, आगे हम और देखते हैं. एक और इलस्ट्रेशन है, टेक अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग प्रोवाइडेड विद इंसुलेटिंग हैंडल. एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग लेना है हमारे को इंसुलेटिंग हैंडल के साथ. एक सिंपल एक सर्कुलर रिंग है जो अभी बाहर वाला ये पोर्शन है.
क्लियर। डिप द रिंग इन सोप सॉल्यूशन, उसको सोप सॉल्यूशन में हमने डिप करना है। हमने बचपन में आपने किया होगा जरूर, एक सर्कुलर रिंग उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसमें फिर हम ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं तो बबल्स बाहर निकलते हैं, ऐसा किया। वैसा ही एक ये रिंग है सर्कुलर रिंग, उसमें हम सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। सोप फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द रिंग, एक सोप फिल्म बन जाएगी रिंग पे। ये जो लाइंस स्ट्रेट लाइंस बना रखी हैं ये क्या है, सोप फिल्म बन जाती है। प्लेस अ कॉटन थ्रेड लूप ऑन द सोप फिल्म, एक कॉटन का पतला सा थ्रेड जो है, थिन कॉटन थ्रेड हमने सोप फिल्म के ऊपर रख दिया वहां पर। द थ्रेड लुक्स टेक्स एन इरेगुलर शेप, तो थ्रेड का ऐसे कुछ इरेगुलर शेप बन जाएगा उसके ऊपर, क्लियर। अगर मैं इस सोप फिल्म को बहुत आराम से किसी शार्प निडल से इसको पिकअप करूं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो थ्रेड है ये सर्कुलर शेप ले लेगा। कैसा शेप ले लेगा, सर्कुलर शेप ले लेगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा वो सरफेस टेंशन की वजह से। द थ्रेड लूप्स नाउ टेक्स अ सर्कुलर शेप, इट इज बिकॉज द रिमेनिंग सोप फिल्म आउटसाइड द थ्रेड ट्राइज टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। जो रिमेनिंग सोप फिल्म है बाहर, इस थ्रेड के बाहर, वो क्या करेगी, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहिए, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो क्वेश्चंस की, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में आती हैं आपके पास सरफेस टेंशन से रिलेटेड। अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। कोहेजन, कोहेजन क्या होता है, कोहेजन या कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन। सेम सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगती है दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज वाटर मैंने ग्लास में डाला और ग्लास से वाटर को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में कैसे, उनके बीच में जो फोर्स होती है कोहेजन होती है। बट वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो होती है फोर्स ऑफ एडेशन, जिसकी वजह से कभी वाटर के मॉलिक्यूल्स कभी कभी ग्लास के साइड में रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस की वजह से रह जाते हैं, जो एक ग्लास का मटेरियल और दूसरा वाटर के बीच में। तो कोहेजन हमने पढ़ा, सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। ऐसे ही एडहेजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेजन। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल। किसी भी चीज की रेंज क्या होगी, जहां तक उसका इफेक्ट शो होगा। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है जिस डिस्टेंस तक, दैट इज द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेंज ऑफ molecular force about a given molecule as the center is called its sphere of influence। मतलब सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस है, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर उस दोनों पॉइंट, उस पॉइंट से जिस जहां दूसरा पॉइंट है वहां तक एक स्फीयर में बना दूं जिसका रेडियस है उतना डिस्टेंस, दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सरफेस फिल्म, अ फिल्म, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस एंड हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज फॉर दैट लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। तो एक थिन फिल्म जो लिक्विड की सरफेस पे होती है, सरफेस मतलब ग्लास में लिक्विड फिल किया हुआ है, तो जो बिल्कुल उसका एंड होगा ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां से फील होगा, ऊपर जिसके ऊपर एयर होगी, वहां जो फिल्म बनती है थिन फिल्म, जिसका जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज फॉर दैट लिक्विड, जो उसके मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगा। जो लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल है उनकी जो रेंज होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, उतना थिकनेस अगर जो होगा, that thin film bond is called surface film. It is responsible for surface tension and that film is responsible for surface tension। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया। So surface tension on the basis of molecular theory। इसमें क्या है, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, क्लियर, कंटेनर में लिक्विड है, इसमें तीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल P है, एक मॉलिक्यूल Q है और एक मॉलिक्यूल R है। अब मॉलिक्यूल P है जो, इसमें अगर फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूलर पी में, तो सारी तरफ से कैसा लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। हर तरफ से कैसा फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, सारी तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है ये मॉलिक्यूल। जो इसके साथ वाला मॉलिक्यूल होगा, जहां तक इसकी नेबरिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाली रेंज होगी, वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेजन जो होगा, इसके ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ वाला कोई मॉलिक्यूल है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स ऑफ जो कोहेजन होगा इन दोनों में, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब कोई रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेजन होगा ही नहीं एक्चुअली। क्यों, इस मॉलिक्यूल पे कोई रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सारी तरफ से, सारे मॉलिक्यूल्स इसको इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल Q है, इसमें क्या है,
नीचे की तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, साइड में भी अट्रैक्ट करेंगे, बट ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ये क्या करेगी, ओवरऑल इस पे क्या लगेगी फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है ना। कुछ साइड में है, कुछ डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं इसके आसपास, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ओवरऑल फोर्स कहां लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर। थर्ड है मॉलिक्यूल आर। ये जो मॉलिक्यूल आर है, इस मॉलिक्यूलर आर में क्या है, इसमें ये ऑलमोस्ट हाफ लिक्विड के अंदर है और हाफ लिक्विड के बाहर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, इस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। देखो इस स्फीयर का जितना रेडियस है उतनी ये ए बी सी डी क्या है, ये सरफेस फिल्म बन जाएगी, ठीक है। सो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ, ABCD is the surface film of liquid. AD and BC is equal to molecular range. Consider 3 molecules PQ and R. Molecule P is well inside the liquid. It is attracted equally in all directions by other molecules lying within the sphere of influence. So there is no resultant force of cohesion on B. B पे कोई भी force of cohesion नहीं होगी. Next, in case of molecule Q, more than half of the sphere of influence is below the liquid. There are more molecules attracting in the downward direction than in the upward direction. So it experiences a net inward pull which depends on the relative number of molecule between the lower and the upper half. तो क्या होगा, ये जो Q है, इस Q पे नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी डिपेंड करेगा ये साइड में, क्योंकि इस साइड भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ भी और नीचे भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। बट ये जो थर्ड केस है मॉलिक्यूल आर, द इनवर्ड पुल इज मैक्सिमम ऑन द मॉलिक्यूल लाइंग ऑन द सरफेस आर। व्हाई? दिस इज बिकॉज द लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सच मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली फुल ऑफ लिक्विड एंड अपर हाफ इज कंप्लीटली एम्प्टी. So as long as the molecule lie below the surface film, no resultant force acts on molecule. तो उस पे फोर्स जो बिल्कुल बीच में है उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। जो हाफ बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स किस पे लगेगी, जिसमें हाफ अंदर है और हाफ बाहर है, लिक्विड के अंदर और हाफ बाहर है, ठीक है। सो टू टेक अ मॉलिक्यूल इनटू द सरफेस, सो अब इनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो मुझे एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? वो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, कोहेजन की जो फोर्स लग रही है सरफेस ऑफ लिक्विड के पास, उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। एंड वेयर दैट वर्क गोज, दैट वर्क डन अपीयर्स एज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। वो वर्क डन कहाँ रहेगा, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी मॉलिक्यूल की। Thus all the molecules in surface possess some additional potential energy. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस में उसमें ना कुछ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम बाद में सरफेस एनर्जी का नाम भी देते हैं। The greater is the number of molecules in the surface film, the larger is the additional potential energy of surface film. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे उतनी ज्यादा ही एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। So what is surface energy? हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा, उसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ी और उसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी किस बेसिस पे सरफेस टेंशन को दिखाया गया, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। सो सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ अ गिवन एरिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो फोर्स लग रही है, इनवर्ड फोर्स जो मेम्ब्रेन बना रही है वहां पर, जो उसको इनवर्ड फोर्स लगा रही है मॉलिक्यूल्स पे, कितना उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ work done, and that work done is equal to surface energy, or the potential energy per unit area of surface film is called surface energy. So surface energy का formula क्या होगा, work done in increasing the surface area divided by increase in surface area. Surface energy क्या है, work done in increasing the surface area divided by increase in surface area. और सरफेस टेंशन पढ़ा हमने, सरफेस एनर्जी पढ़ा। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज, ये आगे यूज होगा, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्लियर? सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. So we studied surface tension, illustration and surface energy. Next we'll study excess pressure on the curved surface of liquid. Now in this we have three cases. In first case the surface, if the liquid surface is plane. In the second case if the liquid surface is convex, and third case is the liquid, if the liquid surface is concave.
सो इन फर्स्ट केस इफ द लिक्विड सरफेस इज प्लेन, अगर ये लिक्विड सरफेस प्लेन है तो ये जो सपोज ये O क्या है, ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर लिक्विड सरफेस पे, ऑन द जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वी हैव दिस मॉलिक्यूल O. दिस मॉलिक्यूल विल गेट equal force from this side and equal from that side. So the molecule O on the liquid surface will be equally attracted in all directions. The liquid molecule experience no net inward or outward force. There is a no extra pressure on the two sides of plain liquid due to surface tension. तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर नहीं लगेगा, दोनों हर साइड से क्या है जो मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स इक्वल लग रहा है. नेक्स्ट क्या, इफ द लिक्विड सरफेस इज कॉन्वेक्स द मॉलिक्यूल O, सपोज ये लिक्विड सरफेस क्या है, या कॉन्वेक्स सरफेस है, जो रेड कलर में बना है कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे क्या सरफेस टेंशन टेंजेंशियल टू दैट, क्या पढ़ा था हमने सरफेस टेंशन, जो कर्व है उसके टेंजेंट, तो ये सरफेस टेंशन क्या होगी टेंजेंट टू दिस कर्व इधर और इस डायरेक्शन में इधर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा. So the molecule O on the liquid surface will experience a net inward force normal to the surface. क्या लगेगा उस पे net inward force लगेगा, that normal to the surface. रेड कलर में जो एरो है net inward force. So अगर इस मॉलिक्यूल को इक्विलिब्रियम में रहना है, इस लिक्विड को इक्विलिब्रियम में, अगर नीचे फोर्स लगेगा तो लिक्विड नीचे की तरफ जाना चाहिए हमेशा, ठीक है ना. बट अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है इसको तो क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा लिक्विड के अंदर से बाहर की तरफ, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा. That upward force can be termed as excess pressure. So the liquid molecule will be in equilibrium if the pressure on the concave side, that is on the other side of liquid, is more. तो अंदर से अगर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, अगर ये डाउनवर्ड प्रेशर से अपवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, बेसिकली ज्यादा का मतलब है इक्वल होना चाहिए. इक्वल, सपोज नीचे ये यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे मेरे पास यहाँ फोर्स लग रहा है नीचे इस मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में, अगर नीचे से उतना ही प्रेशर लगेगा कम से कम तो वो लिक्विड कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा. क्लियर. सो एक्सेस प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में है. और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड केस क्या है हमारे पास, इफ द लिक्विड सरफेस इज कॉनकेव, अगर लिक्विड सरफेस कॉनकेव है सो द मॉलिक्यूल O ऑन द लिक्विड सरफेस विल एक्सपीरियंस ए नेट अपवर्ड फोर्स. अगर ये कॉनकेव सरफेस है तो सरफेस टेंशन इधर लग रहा है और यहाँ, बेसिकली इनका रिजल्टेंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, बाहर से एक अंदर प्रेशर लगेगा अंदर की तरफ. सो द लिक्विड मॉलिक्यूल विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड, दैट इज ऑन द साइड ऑफ लिक्विड वेपर, इज मोर. लिक्विड वेपर साइड कौन सा, जो वेपर साइड होता है जो बाहर हवा वाला, जो एटमोस्फेयर का साइड है, अगर उस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इस वाली साइड से जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा, इक्वल या ज्यादा प्रेशर होगा, तो लिक्विड क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन डायरेक्टली कोई नहीं पूछता आपसे, बट ये तीन कंडीशन आगे हम डेरिवेशन में यूज करते हैं. तो ये डेरिवेशन हमने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल इन अ लिक्विड. एक्सेस प्रेशर निकालना है हमारे को, क्या निकालना है हमें, एक्सेस प्रेशर निकालना है. किसमें एक्सेस प्रेशर निकालना है, या तो कोई लिक्विड ड्रॉप है या एयर बबल है इन अ लिक्विड. अब ये सपोज जो अंदर वाला ये कंप्लीट सॉलिड सर्कल है, ये क्या है मेरे पास, सपोज ये एक लिक्विड ड्रॉप है या एयर बबल है. लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल में क्या होता है, उसमें एक ही सरफेस होती है. क्लियर. लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल में एक ही सरफेस होती है, और अगर सोप सॉल्यूशन है, सोप बबल है, सोप फिल्म है, उसमें दो सरफेस होती है. तो इसके बारे में बात करते हैं. सपोज मेरे पास ये एक क्या है, लिक्विड ड्रॉप है जिसपे कुछ सरफेस टेंशन है S. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज S. इस लिक्विड ड्रॉप के, ये लिक्विड की ड्रॉप है तो इसके बाहर जो भी होगा प्रेशर वो कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. बाहर क्या इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप्स इज PI. और प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप के अंदर कैसा प्रेशर होगा, सपोज दैट प्रेशर इज P और PI. I इज फॉर इनसाइड. तो अंदर इसके जो प्रेशर है वो क्या है, PI प्रेशर इनसाइड, और बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब ये क्या है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है. कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, जो अंदर का प्रेशर है दैट शुड बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी वो इक्विलिब्रियम में लाएगा लिक्विड. अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड ड्रॉप कभी बनेगी, ड्रॉप ही बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी हमेशा. क्लियर. तो लिक्विड का प्रेशर अंदर जो अंदर से जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, दैट शुड बी ग्रेटर देन
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. कितना एक्सेस प्रेशर होगा? दिस इनसाइड प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सेस प्रेशर. इंक्रीज इन द रेडियस. अब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से, ये जो एक्सेस प्रेशर है, अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर कम है, तो लिक्विड ड्रॉप क्या होगी, उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा. तो ये इसके बाद मैंने उसका रेडियस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा सर्कल इंक्रीज हो गया, डॉटेड सर्कल बनाया. ये क्या है? increase area of liquid drop. So increase in the radius of liquid drop is delta r. Suppose पहले ये इसका रेडियस इतना था और उसमें ये डेल्टा आर इंक्रीज हो गया, आर से डेल्टा आर हो गया. आर पहले ये आर रेडियस था, उसमें डेल्टा आर इंक्रीज हो गया, तो न्यू रेडियस कितना हो गया? आर प्लस डेल्टा आर, ये बड़ा वाला सर्कल. So work done by excess pressure. Work done कितना excess pressure? Suppose it is W. We know that work done equal to force multiplied by distance. And what is force? Force is pressure, excess pressure into area. Force भी हमें पता है excess pressure into area होता है. और यहाँ distance कितना है? कितना increase हुआ? That is increase in the radius. तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स को लिख दिया एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस क्या है? जितना ये वर्क करा एक्सेस प्रेशर ने, कितना वर्क किया, कितना डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, डेल्टा आर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ. सो एक्सेस प्रेशर को मैंने पी से डिनोट किया. ये जो पी है, दैट पी स्मॉल पी इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्मॉल पी इंटू सरफेस एरिया. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ sphere? That is 4 pi r square into increase in radius delta r. That is work done. So increase in surface area of drop, कितना surface area increase हुआ? That is equal to final surface area minus initial surface area. Final surface area कितना है? 4 pi radius square, और final radius कितना है? r plus delta r square minus initial surface area कितना है? 4 pi r square. तो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लूंगा और a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर प्लस 2 डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर. एंड दिस, इफ दिस डेल्टा आर इज स्मॉल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन डेल्टा आर स्क्वायर इज मच स्मॉलर. डेल्टा आर स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो इसको डेल्टा आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे. इस टर्म को क्या कर देंगे? हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर. तो हमने वर्क डन निकाल लिया और इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल लिया. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा? दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन. ये कौन सी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है? जो मैं आपको बता रहा था कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में एक रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो वही है ये. सरफेस एनर्जी कितनी होगी? इंक्रीज इन सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन. इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है? हमने निकाल लिया, जहां से 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस इंटू सरफेस टेंशन, दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम. अब ड्रॉप तो इक्विलिब्रियम में उसका साइज कम ज्यादा नहीं होता, जो ड्रॉप है लिक्विड की ड्रॉप वैसी ही रहती है. सो इक्विलिब्रियम में उसका मतलब क्या है कि जितनी इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर. दैट इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर. जितना इंक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली यहां पर क्या आना चाहिए? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, नॉट एक्सेस प्रेशर. देयर इज अ मिस्टेक हियर. हमने वर्क डन निकाला इतना और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना. वेयर दैट वर्क्स गोज, हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी होती है लिक्विड के सरफेस पे. वर्क डन अगर करेंगे that appears in the form of increase in potential energy. So this increase in potential energy is equal to work done. यहाँ वर्क डन आना चाहिए एक्सेस प्रेशर की जगह. ओके, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेट करने के बाद एक्सेस प्रेशर जो आया, दैट एक्सेस प्रेशर इज 8s by 4r और 2s by r. तो एक्सेस प्रेशर कितना आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस. क्लियर? क्या इक्वेट करना? हमने वर्क डन निकाला और हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला. दोनों को इक्वेट कर दिया. दोनों को इक्वेट करने पे हमारे पास क्या आया? स्मॉल p, दैट इज एक्सेस प्रेशर. कितना एक्सेस प्रेशर आया? 2s अपॉन r. यही निकालना था ना हमें, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. हाउ मच एक्सेस प्रेशर? दैट इज 2s अपॉन r. ठीक है, वेयर s इज द सरफेस टेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल. सिमिलरली
जैसे हमने लिक्विड ड्रॉप किया, ऐसे हम सोप बबल की बात करेंगे. सो सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज S, atmospheric pressure is PA, total pressure inside the soap bubble is PI. So what is excess pressure? Same excess pressure is inside pressure in the soap bubble minus atmospheric pressure. So increase in the radius of bubble, कितना रेडियस में इंक्रीज होगा? डेल्टा आर. कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा आर इंक्रीज हुआ. सो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज WP. एक्सेस प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या होगा? बाहर आना चाहिए ड्रॉप. ठीक है. सो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? एक्सेस प्रेशर की वजह से W वर्क डन करना पड़ेगा. सो वर्क डन सेम, वर्क डन कितना है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. कितना है? एक्सेस प्रेशर into area into increase in the radius. So pressure, excess pressure is P, area is 4 pi r square and increase in the radius is delta r. Clear? इतना सेम है जैसा हमने लिक्विड ड्रॉप में वर्क डन निकाला था, वैसे ही हमने यहाँ भी वर्क डन निकाल दिया. बट व्हाट इज द डिफरेंस? सोप बबल हैज टू फ्री सरफेस, वन आउटसाइड द बबल एंड अदर इनसाइड द बबल. जो सोप बबल होता है उसमें दो फ्री सरफेस होती हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ. टू सरफेसेस. बट इन लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल वी हैव वन सरफेस. बस इतना फर्क है, याद रखना है. सोप बबल में टू सरफेस होती है. सो द इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज, इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या है? सेम डेरिवेशन जैसे हमने वहां सरफेस एरिया निकाला था, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, 4 पाई r प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर. बट वी हैव टू सरफेसेस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. 2 से हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? वैसे ही डेल्टा आर स्क्वायर शुड बी नेग्लेक्टेड. 2 से हमने क्या करना है? आर स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड. 2 से मल्टीप्लाई करना है. व्हाई? बिकॉज सोप बबल हैज टू फ्री सरफेस. क्लियर? सो वी गॉट 16 पाई आर डेल्टा आर. और वहां लिक्विड, जो लिक्विड बबल था या एयर बबल था या लिक्विड ड्रॉप था, उसमें क्या आया था हमारे पास? यहाँ इंक्रीज इन, जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया था वो क्या आया था? यहाँ 8 पाई आर डेल्टा आर आया था प्रीवियस डेरिवेशन पे. यहाँ क्या है? 16 पाई आर डेल्टा आर. इतना फर्क है बस. क्लियर? सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सेम इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन. सो 16 पाई आर डेल्टा आर एस. So where this increase in, how this increase in potential energy appears, that is equal to work done by excess pressure. I told you in the previous derivation there must be some mistake there, that is written only excess pressure, but increase in potential energy equal to work done by excess pressure. How much work is done, that appears in the form of increase in potential energy. तो हमें 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस दैट शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन वर्क डन. दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहां से जो हमारे पास एक्सेस प्रेशर आएगा, दैट एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4s बाय आर. व्हाट दैट एक्सप्रेस, बाकी सब टर्म्स ये मैंने ब्लू लाइन से लिखा है, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? 4s बाय आर. देयर वी हैव स्टडीड व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल, दैट इज 2s बाय आर. Here we studied the excess pressure is 4s by r. मतलब एक 2 के मल्टीपल का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है? वहां क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन बाय r, और यहाँ क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन डिवाइड बाय रेडियस, एक्सेस प्रेशर. फर्क कहां है? ये 2 का क्यों फर्क आया? यस, बिकॉज सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेस. सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होती हैं और लिक्विड ड्रॉप में 1 फ्री सरफेस होती है. क्लियर? तो इसलिए ये 2 का एक्स्ट्रा फैक्टर आया है. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये दोनों. तो हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स जो कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में आती हैं. सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ा. वी नो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय एरिया. एंड देन we studied the excess pressure in a liquid drop and soap bubble. तो ये दोनों derivations. Okay, so this is all about today. In the next lecture we will study about capillary action. Thank you.